चलें जी, अब ये देखते हैं कि एक कंपनी बनती किस तरह है, चलती किस तरह है। मिसाल के तौर पे 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों ने एक कंपनी बनाने का सोचा, यानी कि एक कंपनी बनाने के बाद उससे कुछ कारोबार करने का सोचा। ए ने कहा मैं इस कंपनी के लिए 4 लाख रुपए लेकर आऊँगा। बी ने कहा मेरे पास 2 लाख हैं। सी ने कहा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। और डी ने कहा चलो ठीक है 3 लाख मैं ले आता हूँ। इस तरह से सबने कंट्रीब्यूशन करके 1 मिलियन जोड़ लिए और एक कंपनी बना ली। अब इन लोगों ने करा क्या? इन लोगों ने करा ये कि 1 मिलियन के हिस्से कर दिए। किस तरह से? इन्होंने बनाए इस 1 मिलियन के 10 रुपये का एक हिस्सा, ठीक है, 10 रुपये का एक हिस्सा इस टोटल कैपिटल को जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसको हम कहते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल कहते हैं ना। जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है इसको हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल कहेंगे। तो इन्होंने करा ये कि इस शेयर कैपिटल के हिस्से कर दिए, 10 रुपये का एक हिस्सा कर दिया इंटू 1 लाख शेयर्स। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था? हो भी सकता था कि कोई बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हो सकता था कि कोई बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट ना भी कर रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ सारा गेम पैसे का है, सारा गेम फाइनेंस का है। जो जितना पैसे लेकर आएगा वो उतने % का मालिक बन जाएगा। वो कैसे? अब जब इन 4 दोस्तों ने इस 10 लाख रुपए के 1 लाख हिस्से कर दिए तो हर बंदा उतने हिस्से का मालिक बन गया जितने के उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी है। वो कैसे? वो ऐसे कि 4 लाख रुपए जो बंदा लेकर आया मिस्टर है, इसके पास आ गए 40,000 शेयर्स। वो कैसे आए? 4 लाख रुपए लेकर आए और टोटल कैपिटल कितना है? 1 मिलियन। डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 40%। और अगर एक शेयर की वर्थ निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? 1 मिलियन टोटल शेयर डिवाइड बाय 4 लाख रुपए, तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 40,000 शेयर्स। बी के पास कितने हो गए? 20,000 शेयर्स। सी के पास कितने हो गए? 10,000 शेयर्स। और डी के पास कितने हो गए? 30,000 शेयर्स। हर बंदा अपने हिस्से का मालिक बन गया और इन्होंने एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट कर दिया। मैं इसको एक डब्बा कह देता हूँ। ये एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट कर दिया इन्होंने, इसमें लाके 10 लाख रुपए डाल दिए और एक कंपनी बना ली जिसका नाम था ABCD लिमिटेड, ठीक है। अब मसला ये आया कि जो ABCD लिमिटेड बना दी है इसको चलाएगा कौन? हर बंदे के पास उतना टाइम नहीं है। ABCD ने बोला, ए ने बोला भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। बी ने बोला यार फारिग तो मैं भी नहीं हूँ। सी और डी ने बोला ठीक है हम लोग इस कंपनी को मैनेज कर लेंगे, चला लेंगे, लेकिन फ्री में नहीं चलाएंगे। जब हम तुम्हारे ब्याह पे चला रहे हैं तो हम इसे कुछ ना कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि पूरे साल सी और डी को हमने अपॉइंट कर लिया एज ए डायरेक्टर कि ठीक है सी और डी तुम जाओ ज़रा जाके कंपनी चलाओ। सी और डी ने पूरे साल कंपनी चलाई और कंपनी ने पूरे साल में लेट से कोई प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। इसमें से सी और डी की जो फीस थी बिजनेस चलाने की, डायरेक्टर्स की जो फीस थी, लेट से इनकी मीटिंग अटेंड करने की फ़ी, इनकी दूसरी चीज़ों की फ़ी, जो भी इनके रेमुनरेशन बनते थे वो इनकी हमने पे ऑफ कर दिए 1 लाख रुपए के। और अब मेरे पास ये बन गए 1 लाख रुपए बचे। अब इन 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यार ये 1 लाख रुपए बचे हैं हमारी कंपनी के, इसका हम करें क्या? आया कि हम सारे बांट लें या हम इसको कुछ दोबारा बिजनेस में रहने दें और उससे दोबारा कमाएं। फिर एक ने बोला यार अगर तुम सारे के सारे पैसे बांट दोगे तो फिर हम वहीं 10 लाख पे आके खड़े हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसमें से कोई 20,000 रुपये निकाल के खा लेते हैं और 80,000 रुपये को ना दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। 20,000 रुपये को निकाल के खा लेते हैं, 80,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो 20,000 रुपये इन्होंने निकाल के आपस में बांट लिए ना, इसको कहते हैं डिविडेंड। आउट ऑफ प्रॉफिट वो हिस्सा जो शेयर होल्डर अपने घर ले गए, जो कि मालिकान को मिल गया, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जो बाकी पैसा बचा था ये इन्होंने डाल दिया उठा के अदर रिजर्व में, ठीक है। यानी कि 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, बिजनेस ने कमाए 2 लाख, ठीक है, और इसमें से 1 लाख रुपए डायरेक्टर को दे दिए। उसके बाद 20,000 रुपये घर ले गए, तो बिजनेस की जो वर्थ बची ना वो बची 10,80,000 रुपये। अब 10,80,000 रुपये से कारोबार फिर से आगे चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक बिज़नेस का कॉन्सेप्ट कि बिज़नेस चलता किस तरह से। यानी कि 4 दोस्त आए, 4 दोस्तों ने अपना बिज़नेस खोला, अपने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करे। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने पूरे साल बिजनेस चलाया, कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, डायरेक्टर्स को सैलरी दी और उसके बाद जो पैसे बचे वो घर ले गए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस कंपनी का नाम जो मैंने रखा था वो रखा था ABCD लिमिटेड।
यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि अगर इस बिज़नेस ने किसी का नुकसान कर दिया तो फिर क्या होगा, कौन लायबल होगा, कौन लायबल नहीं होगा, जैसे मैंने पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग के अंदर बात की थी। चलो अब वो वाली बात भी करते हैं। ये ABCD लिमिटेड जो बन गया ना, ये इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंसान क्रिएट कर दिया, यानी कि एक जाली इंसान क्रिएट कर दिया, जैसे हम कहते हैं कंपनी की लैंग्वेज में आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इन 4 दोस्तों ने मिलकर बना दी ABCD लिमिटेड, यानी कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी वो किसके नाम पे होगी, ABCD लिमिटेड के नाम पे। कोई भी एग्रीमेंट करना होगा किसी के साथ वो किसके नाम पे होगा, ABCD लिमिटेड के नाम पे होगा। क्या इनके ओनर्स का कोई अमल दखल है, कोई अमल दखल नहीं है। अगर कोई ब्रीच हो जाए तो फिर कौन लायबल है, कंपनी लायबल है। अगर कोई पेनल्टी आ गई कौन लायबल है, कंपनी लायबल है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, कंपनी के खिलाफ एक केस हो गया, ठीक है, कंपनी के खिलाफ एक केस हो गया और कंपनी को पेनल्टी पड़ गई 11 लाख रुपए की, ठीक है, ये पड़ गई कंपनी को एक पेनल्टी। अब मुझे ये बताओ कि इस पेनल्टी को कौन भरेगा, क्या कंपनी के शेयर होल्डर भरेंगे यानी कि ABCD 4 मालिक भरेंगे, या कंपनी पे ऑफ करेगी, कंपनी पे ऑफ करेगी। वो कैसे, कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है। तो कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कंपनी की जो लायबिलिटी होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन नहीं होगा, शेयर होल्डर नहीं होंगे, मालिकान नहीं होंगे, बल्कि कौन होगा, सिर्फ कंपनी होगी। अब इस केस में फैसला कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है, 10,80,000 रुपये, पेनल्टी कितनी की पड़ गई, 11 लाख रुपए की। अब लोग आएंगे भाई इनके मालिकान के पास कि भाई ठीक है ABCD तुम लोग आओ पैसे निकालो, तुम लोग हो ना भाई, ओनर्स हो ना, पैसे निकालो। वो बोलेगा भाई मैं तो ओनर हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस का कॉन्सेप्ट होता है। वो बोलेगा वो क्या, बोलेगा भाई केस के खिलाफ फाइल हुआ है, बोले भाई ABCD लिमिट के नाम पे। तो बोलेगा ABCD कौन है, बोले हम लोग हैं, लेकिन केस हमारे नाम पे फाइल नहीं हुआ, केस तो फाइल हुआ है हमारी कंपनी के नाम पे, जाओ कंपनी को पकड़ो। अब कंपनी के पास कुल कायनात जो बची है ना इस वक्त, वो बची 10,80,000 रुपये की, यानी कि कंपनी से टोटल रिकवरी होती है 10,80,000 रुपये की। इसके अलावा तो कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। तो यानी कि सेपरेट लीगल स्टेटस ने शेयर होल्डर को क्या कर दी, एक प्रोटेक्शन दे दी। सेपरेट लीगल स्टेटस ने इनके शेयर होल्डर्स को एक प्रोटेक्शन दे दी, यानी कि कंपनी बनाने से इनको फायदा क्या हुआ कि इनका और इनके बिजनेस का स्टेटस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि इनके बिजनेस को एक सेपरेट लीगल स्टेटस का दर्जा मिल गया। अब हम स्टेटस रीड करते हैं कि जो हमने हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी थे वो हमें ज़्यादा से समझ आएंगे। चलो जी, सबसे पहला पॉइंट लीगल पर्सन स्टेटस। मैंने बात करी कि ABCD लिमिटेड और ABCD ये 4 अलग लोग हैं, और 5वां इंसान जो इनकी कंपनी है ये 5 अलग अलग लोग हैं। इनका आपस में ताल्लुक तो एक शेयर होल्डर और एक कंपनी का है, लेकिन कोई सिंगल यूनिट नहीं है। जैसे हमने सोल ट्रेडिंग के अंदर बात की थी, पार्टनरशिप के अंदर बात की थी कि कोई भी नुकसान हो जाए, जानी माली नुकसान हो जाए, तो लायबल कौन, पार्टनर लायबल है या सोल ट्रेडर लायबल है। लेकिन यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स लायबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का लीगल पर्सन का स्टेटस है। नंबर 2, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डॉक्ट्राइन। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका ताल्लुक इसके मालिकान से कोई एक नहीं है, मतलब कि ये दोनों एक अलग अलग इंसान है, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। नंबर 3, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंपनी के लीगल राइट्स हैं, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेम। कंपनी किसी को भी हायर कर सकती है, कंपनी किसी को भी फायर कर सकती है, वो सारी चीज़ अपने नाम पे कर सकती है। कंपनी अपने नाम पे खरीदो फरोख्त कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स ओन कर सकती है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंपनी अपने नाम पे खुद कर सकती है। नंबर 4, लिमिटेड शेयर होल्डर लायबिलिटी। सबसे बड़ा फायदा ही कंपनी बनाने का ये होता है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है। जैसे इस मिसाल में, इस कॉम्प्रिहेंसिव मिसाल में मैंने बात की कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई 11 लाख रुपए की। अब शेयर होल्डर्स कहाँ तक लायबल है, शेयर होल्डर लायबल है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर पर शेयर होल्डर की हेड निकालूँ ना कि एक शेयर होल्डर को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, तो ए को उठाना पड़ेगा इतना नुकसान, बी को इतना नुकसान, सी को इतना नुकसान, डी को इतना नुकसान, टू दी एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जब हम आगे जाके टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करेंगे ना कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, तो उसके अंदर हम लोग ये बखूबी स्टडी करेंगे कि हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही लिमिट होती है टू दी एक्सटेंट ऑफ इस इन्वेस्टमेंट और दी अमाउंट गारंटीड। वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, 1 to any नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की तादाद कम से कम 1 से लेकर कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, ठीक है। नंबर 5, इस्टेब्लिश बाय कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी जो इस्टेब्लिश होती है ये एक कानून के तहत इस्टेब्लिश होती है, एक कानून के तहत इसको बनाया जाता है, एक कानून के तहत इसको रिजॉल्व किया जाता है, जिसका नाम है कंपनी लॉ, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी।
कंपनी के अंदर भी हमने बात कर ली, अगेन रिपीट कर देता हूँ, लीगल पर्सन स्टेटस हम डिस्कस कर लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डिस्कस करा, लिमिट शेयर होल्डर लायबिलिटी होती है, 1 to any नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, और जिस कानून के तहत कंपनी इस्टेब्लिश होती है और जिस कानून के तहत कंपनी वाइंड अप होती है, इसे कहते हैं हम कंपनी लॉ। अगले जो हमारा वीडियो होगी इसे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी लॉ कहते किसे हैं, व्हाट इज़ कंपनी लॉ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। थैंक यू सो मच।